सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे, पाकिस्तानी रुपए ने डॉलर की पेशकदमी रोक दी है। अब डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया बेहतरी की जानिब गामजन है। बुध को नाजरीन इंटर बैंक में रुपया 27 पैसे मजबूत होकर 282.78 पैसे पर आ गया, जबकि मंगल को डॉलर का रेट 283.05 रुपये पर था। डॉलर की कीमत में कमी और रुपये की कदर में बेहतरी की बड़ी वजह डॉलर की ब्लैक मार्केट के खिलाफ क्रैक डाउन है, जिसने न सिर्फ गैर कानूनी लेन देन को रोका बल्कि इसकी नौयत भी बदल दी है। FIA और दीगर इदारों की कार्रवाइयों से गैर लाइसेंस याफ्ता एक्सचेंज दुकानें बंद हो चुकी हैं। दूसरी तरफ ताजर ये कह रहे हैं कि अब डॉलर की खुफिया खरीदो फरोख्त स्मार्टफोन्स और होम डिलीवरी के जरिए की जा रही है। इसका रास्ता कैसे रोका जा सकता है और रुपए की जो कदर में बेहतरी आ रही है, ये देरपा साबित होगी या वक्ती। इसी हवाले से बात करते हैं। मैं गेस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, उनके साथ साथ जफ़र पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। जफ़र साहब, मैं पहले आपकी जानिब आऊँगी। डॉलर की जो ब्लैक मार्केट है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी ये कैसे काम करती है, किन किन की सपोर्ट हासिल है, क्योंकि अगर हम 2023 सितंबर की बात करें तब भी बड़ा क्रैकडाउन हुआ था, लेकिन उसके फिर बाद दोबारा ये मामला शुरू हो चुके थे। और अब जो वहाँ के जो इस मार्केट में मुलविस लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि अब हमारा काम तो अभी भी नहीं बिगड़ा, लेन देन का जो कारोबार है वो स्मार्टफोन्स और जो क्रिप्टो है उसके ज़रिए किया जा रहा है। तो अब इसको मुकम्मल तौर पर इससे कैसे कर्ब किया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका शुक्रिया मधु करने का। देखिए जनाब, आपने जो 2023 की बात की, जब हमारे फील्ड मार्शल मौजूदा और जो ISI और जो दीगर इदारे थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, उसकी वजह से बहुत बेहतरी आई। जो 340-45 की बात थी वो फिर 278 और 277 पे आ गया और डिफ़ॉल्ट की बातें ख़त्म हो गई और ओवरऑल हमारी हर चीज़ बेहतर हुई। तो अब मैं ये समझता हूँ कि जो स्टेट एलिमेंट्स इनसाइड एंड आउटसाइड पाकिस्तान वो दोबारा एक्टिवेट हो गए जब उन्होंने देखा कि एस्टैब्लिशमेंट की तवज्जो बड़े इशूज़ की तरफ चली गई, जो उनके मेन इशूज़ हैं, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान जंग हो या वो ईरान इसराइल वॉर हो, जो भी हो। तो इसलिए उन्होंने मौके से फ़ायदा उठाया और तकरीबन इंटर बैंक के अंदर 8-10 रुपये बढ़ गए। तो एक बात तो मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि इस वक्त इशू स्मगलिंग नहीं है। स्मगलिंग तो बहुत ही नॉमिनल हो रही है। मेन जो इंजीनियरिंग की गई रेट्स के अंदर और स्पेकुलेशन की गई और मैनिपुलेशन की गई, उसमें बैंक्स और कुछ एक्सचेंज कंपनीज जिनको एक्स्ट्रा रेट मिलता है फॉरवर्ड कवर के अंदर, यानी कि अगर से कि आज का हमारा रेट है इंटर बैंक में 282, तो उनको पर डे 80 पैसे 90 पैसे या 1 रुपया मिलता है। इंसेंटिवाइज कह लें आप, रिबेट कह लें, कुछ भी कह लें, जो हमारी कौम का मिजाज बन गया है। तो वो 5 दिन में जाके डॉलर 4 रुपया 5 रुपया ऊपर हो जाता है। यानी कि स्क्रीन जो हम देख रहे हैं करंट रेट इंटर बैंक वो मिस है कि 283 आ रहा है और एक्चुअल 288 आ रहा है, या अगर 285 आ रहा है तो वहाँ 291-92 आ रहा है। तो उस चीज़ को हमने हाईलाइट किया मैंने, और उसको एड्रेस भी किया गया है। वो पर डे अब कम हो गया है और आगे भी उम्मीद है कि ये जो फॉरवर्ड रेट कवर है वो ख़त्म हो जाएगा। और ख़ास तौर पे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी ये जो दिया जाता है 90 डेज 60 डेज पेमेंट लाने के ऊपर 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये, जो मार्केट के हिसाब से रेट वेरी करता है, तो वो भी इनकरेज होते हैं, वो अपने डॉलर बाहर रोक लेते हैं और जो हमारी सप्लाई आने वाली है वो रुक जाती है। उससे डिमांड मसनूई एक पैदा हो जाती है। तो इस चीज़ को हमें ख़त्म करना होगा, ये हमने बताई है बात, और उम्मीद है कि ये ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त जो हमारा इशू है। अच्छा जफर साहब, मेरे जहन में 1-2 सवाल आ रहे हैं, बजाय इसके कि आमना मुझसे सवाल पूछे, आप मौके का फ़ायदा उठाते मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ 1-2। एक तो ये कि इस वक्त तो डॉलर की परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। देखें ना, पिछले 9 माह में 7.2 बिलियन डॉलर स्टेट बैंक ने मार्केट से ख़रीदा हुआ है, तो बज़ाहिर तो लगता है कि इतना बड़ा कोई प्रेशर नहीं था। और फिर ये बार बार ये बात आती जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे भी यही पता चला है कि एक तो अनलाइसेंस कंपनियां जो बंद कर दी गई थी 22 में, आप कुछ हैं फेवरेट, वो कहा जा रहा है मैनिपुलेशन में वो ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो कौन है, वो क्यों कर रही हैं। और दूसरा ये जो बार बार बात आती है कि एक्चुअल रेट जो है ना वो कहते हैं कि डॉलर का 260 से ज़्यादा का नहीं है, आपके ख्याल में क्या वजह है और इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? जी
देखिए जनाब, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ एक दो स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहते हैं खास तौर पे एक्सपोर्टर्स को, कि एक्सपोर्टर ये कहते हैं अगर आपने डॉलर का रेट नीचे गिराया तो हमारी जो है एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। जबकि मैं ये कहना चाहता हूँ पिछले 15-20 साल में जब 100 रुपए का डॉलर था तब भी एक्सपोर्ट की फिगर यही थी, आज भी वही है। तो उनकी जो विश लिस्ट है वो बहुत बड़ी है। उनके कहने के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि स्टेट बैंक ने या हुकूमत ने डॉलर परचेज करके उसको सपोर्ट किया, क्योंकि इस वक्त जो हमारे प्रेसिडेंट कानून है फॉरेन एक्सचेंज के, वो मैं समझता हूँ ओवर रेगुलेटेड है। एक्सचेंज कंपनी के पास आप $1000 लेने आए तो हम आपसे 10 सवाल करते हैं। तो इस वक्त प्रेजेंट कवानीन के तहत हमारे पास कोई डिमांड नहीं है, हम इतना सेल कर ही नहीं सकते। तो एक्चुअली डॉलर की शॉर्टेज नहीं है। ये इस तरह फॉरवर्ड कवर करके, चाहे उसमें एक्सचेंज कंपनीज हो कुछ उनकी फेवरेट वाली, या एक्सपोर्टर हो जो फॉरवर्ड। दूसरा प्राचा साहब, ये बैंकों को क्यों कहा जाता है कि आप इंटरबैंक रेट और ओपन मार्केट रेट में गैप रखें? आप नहीं समझते कि ये भी ज्यादती है? और दूसरा ये कि जब भी हमने देखा कि रुपये नीचे आया वो दोबारा वापस अपनी जगह पे नहीं आता, इसकी क्या वजह है? देखिए जनाब, इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने जैसे आपसे कहा कि एक्सपोर्टर कहते हैं आपका डॉलर ऊपर रहना चाहिए, रुपया वीक रहना चाहिए। फिर अब एक ये नया कॉन्सेप्ट आ गया है कि जो अगर हमने रेट डॉलर का गिराया तो हमारी रेमिटेंस गिर जाएगी। तो ऐसी बात नहीं है। हम जितनी अपने रुपये को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतनी आपकी रेमिटेंस बढ़ेगी, उतना एक्सपोर्ट बढ़ेगा और उससे ज़्यादा आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। क्योंकि जो आपका फॉरेन इन्वेस्टर आता है वो आपकी रुपये, आपकी करेंसी को देखते हुए आता है कि कितनी मजबूत है और कितनी इसमें स्टेबिलिटी है। अगर वो आपके पास डॉलर लेके आता है 250 पे और वापस लेके जाता है 300 रुपए में, तो वो उसका तो प्रॉफिट खत्म हो गया। प्रजा साहब, इसमें IMF का भी कोई रोल है जो कहता है कि एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म जो उसको फ्री रखें आप? ये आपका हुकूमत की जो मोनोपोली या हुकूमत का इसमें रोल नहीं होना चाहिए, इसकी ये भी वजह है कि हमारा डॉलर ऊपर जाता है? जी देखिए, बात ये IMF की बिल्कुल ये बात कहना है कि आपका रीर के तहत आपका रेट होना चाहिए रियल एक्सचेंज इफेक्टिव रेट, रियल टाइम। तो वो जब आप फ्री मार्केट में करते हैं तो हमारे यहाँ वो मैकेनिज्म जो है इतना कामयाब यूँ नहीं है कि एक तो हमारी जो रिजर्व्स हैं वो बहुत कम है, दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ जो चेक एंड बैलेंस है वो कम है। जैसे बैंक्स हैं या कुछ और लोग हैं वो उसको आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो वो अगर हम सारी चीज़ें क्लियर क्रिस्टल करें और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में जो ये सब्सिडीज़ और इंसेंटिव वाला काम है, अगर ये ख़त्म कर दिया जाए, क्लियर क्रिस्टल चीज़ें आ जाएं, सरफेस पे आ जाएं, तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चाहे आपकी वो शुगर इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी फॉरेन एक्सचेंज इंडस्ट्री हो, चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोलियम हो। ये जो मुख्तलिफ किस्म की हमने मराद लोगों को देने की आदत डाल दी है, यही वजह है कि हम एक्सपोर्ट में भी पीछे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी पीछे हैं, और इसके साथ साथ हम कोई ब्रांड नहीं बना पाए। हम हुकूमत की तरफ देखते हैं। मैं आपके प्रोग्राम में अक्सर ये बात कहता हूँ कि हमको अपने राइट्स याद हैं, ड्यूटीज याद नहीं है। ये डॉलर की स्मगलिंग आजकल नहीं हो रही, जो ज्यादा जाता था अफगानिस्तान में वो भी नहीं हो रही, इसके बावजूद डॉलर कहते हैं ऊपर जाता है, क्यों जाता है? देखिए जी, डॉलर की स्मगलिंग कभी भी बंद नहीं हुई, कम बढ़ती हो जाती है क्योंकि हमारे इदारे विजिलेंट हैं। तो इस वक्त जो डॉलर की स्मगलिंग है वो हार्डली 10% है। ये मेनली जाता है अफगानिस्तान और ईरान। वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करते हैं और अपनी ज़रूरत हमारे से ही पूरी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ये इदारों का इम्तिहान है कि जो फॉरेन एक्सचेंज के जो चैट ग्रुप्स बन चुके हैं और हम देख रहे हैं कि इस ब्लैक मार्केट को हैंडल अभी भी किया जा रहा है, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा ये अब देखेंगे। इसी हवाले से शुक्रिया अदा करें कि ज़फ़र पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं नाज़रीन। चीनी का बहरान है और मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि चीनी हो रही है, लेकिन कीमत है कि काबू में नहीं आ रही। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रूबरू ऑडिटर जनरल ने इंकशाफ किया कि मौजूदा बहरान में शुगर मिल मालिकान ने 300 बिलियन रुपए से ज़ायद मुनाफा कमा लिया। दूसरी खबर यह है कि हुकूमत ने शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का फैसला कर लिया है, जिसके तहत हुकूमत अब सिर्फ 1 माह की खपत के बराबर हम देख रहे हैं कि स्टॉक रखेगी। बाकी चीनी का मामला निजी शोबे के हवाले होगा। ज़राए वजारत सनत व पैदावार के मुताबिक अगर कीमतें काबू में ना आई तो सब्सिडी का हजम बढ़ाया जाएगा, जबकि इजाफी चीनी बरामद करके
ज़र मुबादला कमाने की मनसूबाबंदी भी की गई है। शुगर मिल्स को मुकम्मल सलाहियत पर चलाने और किसानों को बेहतर नर्ख देने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर आई हैं। अब क्या डीरेगुलेशन से आवाम को रिलीफ मिलेगा या माफिया को मदद मिलेगी? और जो मामलात हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो रेवलेशंस जो इस वक्त हमारे सामने रखी हैं एपेक्स पार्लियामेंट्री पैनल के सामने, जिसमें 300 बिलियन रुपए का ये कहा जा रहा है कि प्रॉफिट जो शुगर मिल मालिकान हैं या जो उनके बेनिफिशरीज़ हैं उनको हुआ है, इस मामले में क्या होगा? इनका एहतसाब होगा, ट्रांसपेरेंसी हमें नज़र आएगी? एहतशाम साहब से जानते हैं। एहतशाम साहब, कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी ये मामला डिस्कस हुए हैं कि हम एक सेम रिपीटेड साइकिल में चल रहे हैं, पहले एक्सपोर्ट फिर इंपोर्ट, लेकिन हम डिस्कशन तो कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस बार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जब ये मामला उठ भी गया, काफ़ी हाईलाइट भी हो रहा है, तो अब वाकई कोई हमें ट्रांसपेरेंसी या कोई एहतसाब इन मामलात का नज़र आएगा? देखिए, माज़रत के साथ आमना, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं होता नज़र आ रहा। उसकी वजह यह है कि एक मुद्दत से आप देख रही हैं, ये हर दौर में चला आता है। पीटीआई के ज़माने में आपने देखा कि 400 अरब रुपया जो है ना कमाया था 54 कंपनियों ने, जिसमें आपने देखा कि जहांगीर तरीन की कंपनी है कि 57 करोड़ रुपया तो उन्होंने कमाया था इसमें से। तो ये कि ये सब चलता रहता है। जो सबसे बड़ा मसला आमना जो ख़त्म नहीं हो रहा, ये जो पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं ना, जो ये कारोबार कर रही हैं, वो इन्वॉल्व हैं इसमें। ये मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये इसमें नवाशी साहब की भी है, शवाशी साहब, इस दफ़ा तो शवाशी साहब के बच्चों की इसमें मिले हैं, फिर जहाँ अपना जरदारी साहब की हैं, चौधरी शुजात हैं, और बड़े लोग हैं इसमें, जहांगीर तरीन है, फिर आपने हुमायूं अख्तर हैं, मैं इस बता नहीं सकता, एक लंबी लिस्ट है। ये अपनी मर्ज़ी से रेट तय करवाते हैं। और मुझे इस बात का बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हमने कि जब क्रशिंग सीज़न आता है उससे पहले कोई प्लान कुछ और बनाया जाता है, उसके बाद फिर हम देखते हैं होर्डिंग शुरू हो जाती है, फिर आर्टिफिशियल तरीके से बताया जाता है कि जी वो तो मसनूई बहरान पैदा हो गया, फिर होर्डिंग इतनी की जाती है, फिर या तो ये कि कुछ अर्से के बाद ज़्यादा कीमत पे आप चीनी बेचते हैं, या फिर है कि जी एक्सपोर्ट करने की बात आती है, उसमें आप लेते हैं, दो तरह से माल बनाते हैं, सब्सिडी भी लेते हैं, अगरचे IMF बड़ा शदीद इस पर जिसको उसने नज़र रखी है कि सब्सिडी देंगे, इंपोर्ट करते हैं उस पर भी सब्सिडी लेते हैं। तो दोनों तरफ से जो है ना आपको मुझे हुकूमत को चूना लगाया जाता है। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है आमना कि देखें, शुगर एडवाइजरी बोर्ड, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, हमारे एक दोस्त है कहते हैं, जब मैं कहूँ ना कभी कि मुझे समझ नहीं आती तो कहते हैं घर जाके बैठ के आपको क्यों नहीं समझ आती। ये शुगर एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग, इनका क्या ताल्लुक़ है इसहाक़ डार साहब से, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो बैठते हैं वहाँ पे वो चीज़ों को तय करते हैं। तो मेरा ख्याल है वहीं से आमना ख़राबी शुरू हो जाती। दूसरी बात है, प्राइम मिनिस्टर का अंडर प्रेशर में आके ये कह देना कि जी डीरेगुलेट करने जा रहे हैं, हम सिर्फ चीनी का बफर स्टॉक रखेंगे। भाई वो भी क्यों रखेंगे भाई, आप बड़ा वाज़े तौर पर आप डीरेगुलेट कर रहे हैं तो लोगों को बताएँ। और दूसरी बात है कि आमना इतना एहतजाज हो रहा है, आप क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स क्यों नहीं करते, कोई जुडिशियल प्रोब का ऐलान क्यों नहीं करते? अभी देखिए, दो बड़े इदारों ने, PAC ने कहा, ऑडिटर जनरल ने कहा 300 अरब रुपया जो है ना इसमें कमाया गया, खाया गया, हर दौर में कमाया जाता है, ये कैश क्रॉप है चीनी। और देखिए अभी भी बावजूद इसके 100 आपने देखा 64 रुपये कीमत रखी गई थी, फिर आपने देखा 200 रुपये और फिर 210 हुई। आज यह है कि बेशुमार जगहों पे चीनी मिल ही नहीं रही, मिल रही है तो वो 190-200 रुपये जिस रेट में आप बता रहे हैं। अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएँ, भारत की जो हमारा हमसाया मुल्क है उधर चले जाएं तो वहाँ की बात कर लें, पाकिस्तानी रुपए में 143 रुपये उनका रेट बनता है चीनी का। तो इसकी क्या वजह आप देखते हैं? क्या उनमें जो चीनी का कारोबार करें वो बैठे हुए हुकूमत में लोग नहीं हैं क्या? इसी वजह से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे कुछ काफ़ी सूरत हाल बेहतर है। हमने देखें, ध्यानदारी की बात है कि मेरा ख्याल है लोग भी तंग आ गए हैं, थक गए हैं लोग। वरना मुझे याद है तब पढ़ते थे हम अयूब खान के ज़माने में, जब आपको पता है कि आपने 4 आने चीनी जो है ना किलो पे महंगी हुई थी, और अल्टीमेटली उनके जाने की वजह अयूब खान की ये चीनी जो थी बनी थी। अभी आप देख लें, हम हर बुरी चीज़ को आसानी के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं, हर महंगाई को हम आसानी के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं। 2-4 दिन 6 दिन रोते हैं, बिजली के बिलों की बात होती है, पेट्रोल प्राइसेस की बात होती है, और इशूज़ की बात होती है। हुकूमत को भी पता है, ये हुकूमत हो, पुरानी हुकूमतें, उन्हें का पता है कि 2-4-6 दिन बोलेंगे उसके बाद खामोश हो जाएंगे। नतीजतन आप देख लें, लोग बिजली के बिल जो है अपने घर की चीज़ें बेच के पूरा करते हैं। चीनी का तो मसला आमना यह है कि अब हमारे 45% जो लोग बिलो दी पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, उन बेचारों के लिए तो कोई, जिसको कहते हैं खाने के बाद, अब वो स्वीडिश क्या होती है कि चीनी में
चाय की प्याली में 2 चमचियाँ 3 चमचियाँ चीनी डाल के वो जनाब अपनी स्वीडिश का शौक़ पूरा करते हैं, तो वो भी उनसे छिनता चला जा रहा है। मेरा ख्याल है ये हाई टाइम है, हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। ये खाली ज़ुबानी बातों से बात नहीं बनेगी, लेकिन दूसरी तरफ ये मुझे बड़ी वाज़ेह तौर पे पता है कि हुकूमत का ये माजत खां लहजा, हुकूमत भी जो है ना वो माफियाज के आगे बेबस है। चाहे ये शुगर माफिया हैं, ये कार्टल बने हुए हैं, सीमेंट के हैं, कौन कौन से आप देख लें जो हम देख रहे हैं सेक्टर्स हैं जहाँ पे माफियाज नहीं बैठे हुए, और वो हुकूमत की कनाइमेंस के साथ आसानी के साथ ये पैसा बनाते हैं लोग। बिल्कुल, आप देख रहे हैं मेरे जब तक पहुंचा नहीं जाएगा, जब तक वहाँ पर सजाएं नहीं होंगे, एहतसाब नहीं होगा, तो फिर मीटिंग्स हो चाहे अहकामात हो, वो हम देख रहे हैं कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो ना तो चीनी की कीमतों को कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का खेल है इसको रोका जा सकता है। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हर साल 30 जुलाई को दुनिया भर में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जाता है। ये दिन हमें उनकी याद दिलाता है जो रोशन मुस्तकबिल या लालच की खातिर इंसानी स्मगलिंग का शिकार हो जाते हैं। यूएन ने 2013 में इस दिन को मनाने का आगाज़ किया ताकि इंसानी खरीदो फरोख्त के मकरूह धंधे के खिलाफ शऊर पैदा करके मुतासरा अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। मगर अफसोस कि आज जब दुनिया ये दिन मना रही है, इसी दिन लीबिया के साहिल के करीब 18 तारकीन वतन समंदर में डूबकर जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 50 लापता हैं। अफसोसनाक बात यह है कि ये हादसात मुसलसल हो रहे हैं। 2024 की अगर हम बात करें तो कश्ती के ज़रिए स्पेन पहुंचने की कोशिश में 10,457 तारकीन वतन हलाक हुए, यानी रोज़ाना औसतन 30 जानें गईं। जनवरी 2025 में FIA ने लीबिया समेत 15 ममालिक को इंसानी स्मगलिंग के ट्रांजिट पॉइंट्स करार देकर एयरपोर्ट्स को कड़ी जांच की हिदायत दी। इन ममालिक में सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल अब तक बहिरा रूम में 84 से ज़ायद किश्तियाँ उलटने के हादसात रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 1728 हलाकतें हुई हैं। जेहलम का वकास भी 11 माह से लीबिया में लापता है, जिसके वालिदैन हुकूमत से वकास की तलाश में मदद चाहते हैं। अब ये जो इंसानी स्मगलिंग का एक जालिमाना धंधा है, इसके लिए हुकूमत हम देख रहे हैं कार्रवाइयाँ तो कर रही है। प्राइम मिनिस्टर ने आज बात भी की है कि वो पुरज़म है इस मामले को मुकम्मल जड़ से उखाड़ने के लिए, और उन्होंने तारीफ़ भी की है जो इदारे इस हवाले से काम कर रहे हैं। लेकिन क्या इसमें कुछ बेहतरी आई है वाक़यतन? और साथ ही साथ जो हमारा एक्ट है स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट 2018, ये कानून इस खामोश क्यों है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से क्यों नहीं हो पाई? इन मामलों पर बात करने के लिए एहतशाम साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर FIA सज्जाद मुस्तफ़ा साहब ने। थैंक यू सो मच सज्जाद साहब। जिस तरह से मैंने बात की कि हमारे यहाँ कानून भी मौजूद है जिसका शायद हमें उस तरह से इल्म ही नहीं है, क्योंकि वो एक्टिवली शायद उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, और इस मसले की रोकथाम के लिए हुकूमती सतह पर भी कार्रवाइयाँ की जा रही है, लेकिन वो अगर क्रैकडाउन तो किए जा रहे हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा नहीं हो पा रहा। आप क्या समझते हैं कि ये नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि हुकूमत भी इसको उस तरह से मिटाने में नाकाम है, या उसके सरपरस्त इतने स्ट्रॉन्ग हैं, ताकतवर हैं कि जिन पर हुकूमत हाथ डालने में हमें लाचार दिखाई दे रही है? देखें, इसमें दो चीज़ें बड़ी बातें हैं। पहली बात तो है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफिया है वो बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं है। और आजकल तो आप सुन रही होंगी कि वो एप्स्टीन वाला मामला और मैक्सवेल का जो सेक्स ट्रैफिकिंग का है, तो एक US प्रेसिडेंट तक का नाम आ रहा है उस नेटवर्क के लिंक में। तो आप सिर्फ अंदाज़ा लगाएं कि बाकी ममालिक में उनका कैसे नेटवर्क होगा, किस तरह होगा, और एक सिर्फ छोटा सा आपको अंदाज़ा हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की विल पावर है, विल पावर हो तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है कि वो ना हो। हम प्राइम मिनिस्टर साहब नोटिस लेते हैं, चंद दिन एक्टिव होते हैं, उसके बाद वो मामला ठंडा हो जाता है और फिर चीज़ें सारी जो है वो मेल्ट डाउन होती है। अगर आपकी विल पावर हो तो इस पे क्रैक डाउन करना, इस पे कंट्रोल करना कोई चीज़ नामुमकिन से नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो हमारा एरिया है वो गुजरांवाला डिवीज़न है, उसके सराउंडिंग जो अजला हैं वो चाहे वो लाहौर से लगते हैं, फैसलाबाद से लगते हैं, गुजरात सरगोदा से लगते हैं, तो वो आते हैं, या रावलपिंडी डिवीज़न है या कश्मीर का तहत है। ये एक फोकस जो है वो इसी एरिया से, इसी से आप जितनी भी कश्तियाँ आप डूबी हैं उसमें देखेंगे तो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इसी एरिया से बिलोंग करते हैं।
और रिसेंटली आपने सुना होगा कि हमारे वफाकी वजीर मजहबी मूर जो हैं उन्होंने एक बयान दिया कि जी 40,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मिसिंग हैं, जो ईरान इराक को ज़ियारतों पे गए। अब और उसके ऊपर जो असल में मुझे नहीं पता कि उनका डाटा कहाँ से मिला, वो कैसे उन्होंने वेरीफाई किया कि उनके पास 40,000 का ये फिगर आया। हाँ, उनके पास कोई ऐसा कोई डाटा नहीं है, वजारत दाखिला के पास डाटा ज़रूर होगा, क्योंकि वजारत मजहबी मूर ऐसा ज़ियारतों पर कोई रेगुलेट ही नहीं कर रही, तो उनके पास डाटा कहाँ से होगा। और इंटीरियर मिनिस्टर ने उस पर कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया, और जिनके पास डाटा है वो वजारत दाखिला का है। अब उनको चाहिए कि अगर वाकई 40,000 गए हैं या कम भी गए हों, तो वो जाहिर उसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, जो वो लीबिया, इजिप्ट और साथ जो नेबरिंग कंट्रीज हैं गल्फ में, वहाँ पे गए होंगे यूरोप जाने के लिए। और वो कितनी अभी कश्तियों में डूब चुकी हैं। इस साल भी 3-4 कश्तियाँ डूबी हैं, लास्ट ईयर भी देखा आपने। और आप देखें कि कोई डाटा ले, गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब का काम है कि वो डाटा लें और डाटा से एनालाइज करें कि भाई आज तक जो मोस्ट वांटेड ह्यूमन ट्रैफिकर थे उनमें से कितने पकड़े गए, कितनों को सजा हुई, और सजा हुई तो क्या हुई, और कितनों जो है वो बेल हो गई, और अभी तक जो कितने मुलजम हैं वो इश्तारी हैं। और वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मुझे अभी जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो गुजरांवाला डिवीजन या गुजरात डिवीजन में कोई इतनी अच्छी नहीं है, और वहाँ पे अभी भी वो प्राइवेट माफिया काम कर रहा है, जेंट माफिया काम कर रहा है। वो एफआई पे इतना हावी है कि एफआई ऐसा लगता है एफआई उनकी सबॉर्डिनेट है। तो अगर वो पैसे कमा के दे रहे होंगे तो सारे उनके लिए वो ज्यादा अहम हो गए ना। इसी पॉइंट के साथ मैं एहतशाम साहब की जानिब चलते के पास आती हूँ वापस। एहतशाम साहब, ये जो एफआईए के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से बात की है, वज़ीर आज़म ने जब आज बात की तो उन्होंने उनकी तारीफ़ भी की, और साथ ही साथ एक जो स्पेशल टास्क फोर्स इस हवाले से उसका क़याम, आपको कितनी उम्मीदें हैं कि वाकई जड़ से इस मामले को ख़त्म किया जाएगा, इसका खात्मा किया जाएगा? और दूसरा ये कि हमारे जो लोग हैं वो कब सबक सीखेंगे? आई थिंक इतने वाक़यात जो हो चुके हैं उनसे तो खुद सबक सीख जाना चाहिए था लोगों को भी, कि वो जो एक सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब लेकर यूरोप की जानिब सफ़र करते हैं उनमें से कितने बचकर वापस आए हैं या वहाँ पर कामयाबी से पहुँच पाए हैं? देखिए, हमने ये देखे दूसरी बात जो आप कर रही हैं, लोग सबक नहीं सीखेंगे। हमारे लोग बावजूद इसके कि आए दिन इस तरह के वाक़यात होते हैं, हुकूमत की कोई सख्ती नहीं होती, और आपने देखें ये रोज़गार के प्रेशर्स हैं। फिर एक गांव में, एक देहात में से 4 बंदे जाते हैं, बाकी 6 घराने कहते हैं जी हमें भी पैसे दें, अपने जायदाद बेचें, हमें बाहर जाके हमने सेट होना है। वैसे भी देख लें मुल्क में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जितनी तेज़ी के साथ कम हो रही हैं, यानी आप सुन के हैरान होंगी, अब डेफिनेटली जानती भी होंगी कि 27 से 28% पढ़े लिखों की आप देख लें कि आप जॉबलेसनेस है इस मुल्क में। आप क्या करेंगे इस मुल्क के जो जिनके पास पढ़ाई लिखाई नहीं, वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे, पैसे देंगे, लेंगे और ये काम करते रहेंगे, अपनी जान जो है ना दाव पे लगाते रहेंगे। देखिए, हम ना इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जहाँ तक अदारों का रोल है, माज़रत के साथ उनका रोल भी ऐसा नहीं है जिस तरह बता रहे हैं अपने हमारे दोस्त बता रहे हैं सजाद साहब। इसी तरह से सियासी लोगों का भी बड़ा रोल है। इलाके के MNAs MPA जो है ना, उनको आशीर्वाद उनको मिल रही होती है, चाहे वो भले उस पर अपना हिस्सा लेते ही नहीं, लेकिन क्योंकि उनको ये होता है कि जी अगला इलेक्शन लड़ना है, तो इलाके के लोग आ जाते हैं, सो कॉल्ड मज़ीन, वो कहते हैं जी इनको बचाएं। तो जाहिर सी बात है उनको बचाना क्या है, वो नेटवर्क काम करता चला जाता है, इसमें कोई शक नहीं। आमना इस वक्त जो है ना, ये पाकिस्तान, ये ह्यूमन स्मगलिंग हो, माइग्रेंट स्मगलिंग हो, ये बाकायदा एक हब बन चुका है, ये डेस्टिनेशन है, एक सोर्स है जिसको कहना चाहिए, ये ट्रांजिट बन चुका है। तो इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। और जिस तेज़ी के साथ आमना मैं आपको बताऊं, बच्चे, जवान, औरतें, लोगों को स्मगल किया जा रहा है, और एक काम जो शुरू हो गया है, मेरा ख्याल है हमें लफ्ज़ नहीं चबाने चाहिए, जिसका सजाद साहब ने भी जिक्र किया है। आमना इतने बड़े पैमाने पे प्रोस्टिट्यूशन हो रही है, और इतने बड़े पैमाने पे माइनर जो छोटे बच्चे बच्चियाँ हैं ना, उनको भेजा जाता है, और मिडिल ईस्ट जो है ना हब बन चुका है। वहाँ पे यशी के अड्डे हैं, और बाकायदा लोगों ने यहाँ दफ्तर खोले हुए हैं, काम कुछ और होता है, बाद में पता चलता है कि जी बच्चे बच्चियाँ जाते हैं और उनको कहते हैं जी हमें बाहर जॉब दिलवाएंगे, या तो उनको बता दिया जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनको फांस के, उनको वर्गला के। जाहिर सी बात है कि वो पर अपना इतना जहन नहीं होता, और नौकरी के चक्कर में चले जाते हैं। और अल्टीमेटली मैं ज़ाती तौर पे कुछ लोगों ने मुझे बताया आमना कि कुछ घराने ऐसे हैं, कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो उसके बाद वो कहते हैं हम अपने घर में भी वापस नहीं आ सकते। जिस धंधे पे उनको बाहर लगा दिया गया, लेके गए हैं, झूठ बोला गया रोज़गार के नाम पे, और किसी और काम की तरह लगा गया। मेरा ख्याल है हुकूमत की आमना कोई विल नहीं है, मैं आपको बताऊँ, ना रूल्स रेगुलेशन है तो बड़े कमज़ोर से हैं, ना हुकूमत की तरफ से कोई एफर्ट नज़र आता है। जब आप देख लें इस तरह का बड़ा हादसा आता है तो सारे लोग बड़े एक्टिव हो जाते हैं, बयानात आने शुरू हो जाते हैं, अदारे कहते हैं नहीं छोड़ेंगे, ये करेंगे, चंद दिन की हम चंद दिन के बाद बिल्कुल वो ख़त्म।
वो न्यू नॉर्मल यही है कि ये कारोबार सारे काम जो चलते हैं, और ये भी कहा जाता है ना कि सारे गलत काम दयानतदारी से होते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक सबका हिस्सा पहुंचता है तो काम जो है ना फ्लरिश कर रहा होता है। बिल्कुल सजाद साहब, एक हम अपने पासपोर्ट की मैं सजाद साहब के पास वापस जाऊंगी। सजाद साहब, पासपोर्ट की जो हमारी रैंकिंग है वो भी बड़ी डिप्रेसिंग है। जब लोग देखते हैं कि हमारा पासपोर्ट कहाँ स्टैंड करता है तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम दूसरे ममालिक की जानिब सफ़र करें। ऐसे लोग भी जो अगर यहाँ पे भी अच्छे वो एम्प्लॉयड हैं तो उसके बावजूद वो बाहर जाएंगे बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में, या अपनी फैमिली को बाहर माइग्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये कितना बड़ा अलमिया बन चुका है कि हमारी एक जॉब क्रिएशन या यहाँ पर बेहतर जो रोज़गार है वो अगर हम फराहम करें, हमारे पर जो हम देख रहे हैं टैक्सेशन का एक बोझ डाल दिया गया है, तो लोग वो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए भी बाहर परसू करते हैं। देखें, एक तो बड़ा क्लियर है कि सबसे पहले है कि हमने जॉब क्रिएशन कितनी की है। श्याम साहब ने जो पहले बता रहे थे ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट बता रहे थे कि जो चाइल्ड और फीमेल जो ट्रैफिकिंग है उसके हवाले से भी कि वो कितनी है, उस पर हमारा फोकस ही नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें प्रेशर नहीं आया। हमें जब तक यूरोप से प्रेशर नहीं आता हम कुछ हाथ पाँव नहीं मारते हैं, या कोई बड़ा हादसा नहीं होता तब नहीं मारते। दूसरी बात है कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है। आप देखिए कि इंडस्ट्री कितनी लगी है। अब ये गुजरावाला गुजरात जो है, एक छोटी इंडस्ट्री यहाँ थी, तो आप देखिए कि अब आपको छोटी इंडस्ट्री मिलती है, उसको कॉटेज इंडस्ट्री कहें, उसको होम बेस्ड इंडस्ट्री कहें, आपको कोई नजर आती है? सियालकोट भरा पड़ा था, हर घर में एक छोटी फैक्ट्री थी। गुजरात में गुजरावाला में आपको छोटे छोटे घरों में छोटी छोटी जो ना वो फैक्ट्रियां थी, आपको नजर आती हैं? नहीं। अच्छा, तो जब जॉब कोई नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, ऊपर से टैक्स जो है बढ़ाते जा रहे हैं, और यानी अवाम को अब और कुछ नहीं है तो यूटिलिटीज हैं, उसमें बिजली है, गैस है और पेट्रोल है। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हमारे अनफॉर्चुनेट जो हमारे जितने गुरु हैं, फाइनेंशियल गुरु हैं, उनको सिर्फ काम करना आता नहीं है। वो सिर्फ इजी काम है कि इस पे डेली बैठते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि इतना टैक्स ऐड करेंगे तो हमें इतना पैसा आ जाएगा, क्यों कैलकुलेटेड है, कितना पेट्रोल आ रहा है, इतनी गैस बिक रही है, इतनी बिजली बिक रही है, और उस जो एनर्जी है उस पर कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट मार के कहते हैं इतना हमें जो अरब रुपया हम आ जाएगा। वो उतना सिंपल, उसमें कोई ना कोई टैक्स का नाम चेंज करके उसको ऐड कर लेते हैं। तो क्या ये कोई तरीका है? आपने देखना कि सारा के सारा। दूसरी तरफ आप देखें, अभी शुगर है, IPPs हैं, यानी सबसे ज्यादा जो ल्यूक्रेटिव काम है वो तीन चीजें हो गई है पाकिस्तान में, बल्कि चार कह लें, कि जिसने माल खाना है, जो भी गवर्नमेंट आती है वो IPPs में एहसान से काम है, खरबों का अगर इशू है उनकी पेमेंट करें, उन पर खा लें। शुगर है, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि जी जो पैसे जो है वो कितना है, 100 रुपया बढ़ा दें, 50 रुपये बढ़ा दें, और उसमें इंपोर्ट कर लें, एक्सपोर्ट कर लें, एक गेम खेल रहे हैं, उसमें माल बना लेते हैं। फिर पेट्रोलियम है। साहब देखिए, ये तो गवर्नमेंट ने ह्यूमन स्मगलिंग वाला एलिमेंट नेशनल एक्शन प्लान में भी डाला हुआ है। अभी देखिए जिस तरीके से हम देखते हैं कि उसका फ्रेमवर्क नहीं है, लेजिस्लेशन हुई नहीं है, हुई है तो बड़ी थोड़ी हुई है, तो ये सनत को कैसे हुकूमत कर्व करेगी? श्याम साहब, कोई लेजिस्लेशन का इशू नहीं है, जो लॉज अवेलेबल हैं बहुत अच्छे हैं। उसमें सिर्फ एक इशू है कि जो उसको विक्टिम यूरोप ने, क्योंकि यूरोप की अपनी मजबूरियां थी, उनका था कि जो वापस बंदा जाता है उसको वो वापस डिपोर्ट कर सकें। अब तो खैर वो खत्म हो गया सारा कि वो उनको, लेकिन पहले था कि हम डिपोर्ट नहीं कर सकते थे, कि वहां पर उनको गिरफ्तारी का खतरा है, तो उस वजह से हमने कोई लेजिस्लेशन चेंज की। लेकिन फिर भी लॉज अवेलेबल है, माइग्रेंट स्मगलिंग भी है, इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस भी है, तो वो कोई इशू नहीं है FI के लिए। लेकिन बात यह है कि जब अपने नीयत नहीं ठीक होगी, आपका मोटिव जो है वो पैसा कमाना होगा, आपका मोटिव जो है वो टॉप टू बॉटम दिहाड़ी लगाना है। आप देखेंगे कि क्या जो वजीर बनते हैं वो उनका मोटिव क्या है, दिहाड़ी लगाना है या उनका कोई पॉलिसी बनाना है? जब पॉलिसी नहीं बनेगी, इंप्लीमेंट को नहीं होगा, मॉनिटरिंग नहीं होगी, इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, तो ये कोई चीज चेंज नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, किसी भी शोबे को ले लें। जी जी, थैंक यू सो मच सजाद मुस्तफा साहब। आपका इस हवाले से टेक आया, एहतशाम साहब का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात कर लेते हैं शहर कायद कराची की, और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ पार्किंग हमेशा से एक बड़ा मसला रहा है, वहीं पर शहरी गैर कानूनी पार्किंग माफिया की लूट मार से तंग है। ऑल्दो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से पार्किंग फ़ीस लेने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, लेकिन इसकी खिलाफ वर्जियाँ वायलेशंस भी जारी हैं और क्रैकडाउन भी गवर्नमेंट की जानिब से इस पर किया जा रहा है। किन किन इलाकों में हम देख रहे हैं कि अभी भी पार्किंग माफिया एक्टिवली काम कर रहे हैं
और अब तक क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं। मोहम्मद काशान हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। काशान, बताइए ज़रा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मेयर कराची की जानिब से पार्किंग फीस खत्म करने का ऐलान गुज़िश्ता रोज पहले भी किया गया, जो कि केएमसी के जुडिक्शन में पार्किंग आती है उसको खत्म कर दिया गया था। लेकिन हम देख रहे हैं उसके बाद हुकूमत सिंध की जानिब से बाकायदा वज़ीर आला सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया और कराची के 25 टाउन में पार्किंग मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी थी, जो कि वो पार्किंग टाउन्स के अंडर में आती है, वो मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई थी। लेकिन शहर में उसके बरक्स देखने में आ रहा है। कराची में जहाँ पर भी मरकजी सड़कें, मरकजी शाहराह हैं, वहाँ पर मुकम्मल तौर पर पार्किंग फीस धड़ल्ले से ली जा रही है। जिसके पे हमने कवरेज करी, तमाम चीज़ें हमने करी, लेकिन पार्किंग माफिया से भी हमने बात करी। वो ये कहते हैं कि उनको ऊपर से जो उनके ठेकेदार हैं उनकी जानिब से अभी तक कोई ऐसे अहकाम नहीं दिए गए कि शहर से पार्किंग ली जाए या नहीं ली जाए। अभी भी हमने विजिट करा शहर का और आना जाना होता है सदर के इलाकों से और मुख्तलिफ इलाकों से। वहाँ पर वो टीएमसी की बाकायदा उन्होंने कैप पहने हुए और शहरियों से फीस जो है वो वसूल करने का सिलसिला उनका जारी है। दूसरी जानिब सिटी वार्डन जो कि केएमसी का इदारा है उसकी जानिब से भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। हालिया दिनों शहर कायद में जो कार्रवाइयाँ की गई उनमें शाहरा फैसल का इलाका था, किलफ्टन का इलाका था, बोर्ड बेसन का इलाका था। वहाँ पर केएमसी हुकाम की जानिब से कुछ पार्किंग माफिया के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। दूसरी जानिब केएमसी कार्रवाइयाँ भी कर रही है और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि केएमसी के मातहत जो अफसरान है वो इन पार्किंग माफिया को उन्होंने सड़कों पे खड़ा करा हुआ है और वो पार्किंग फीस भी वसूल करते दिखाई दे रहे हैं। जी, और ये कहिएगा कि जो लोग इस चीज़ से मुतासरा हैं, जिनको जो पार्किंग माफिया वो तंग कर रही है जब वो कहीं पे भी पार्क करने के लिए जाते हैं ऐसी मार्केट्स में, तो ऐसे में कंप्लेंट करने के लिए लोग कहाँ रुजू करें? जी बिल्कुल, देखिए जिनसे पार्किंग फीस वसूल की जा रही है कुछ तो उसमें से मुतवासित तबके से ताल्लुक रखते हैं, जो कि अब हम देखें सदर के इलाके में अगर कंप्यूटर मार्केट है तो उसमें एक दुकान वाक़ है, तो उसमें 5 मुलाजिम उनके काम कर रहे होते हैं। वो अपनी बाइक बाहर खड़ी करते हैं, रोड पर खड़ी करते हैं, वहाँ पर कस्टमर्स आते हैं तो उनको ये नहीं है कि हम कहाँ पर अपनी दरखास्त दर्ज करवाएंगे, कुछ नहीं होता। दूसरा एक बड़ा मसला सदर के इलाके में ये भी, आप बाहर पार्क तो कर देंगे अपनी, लेकिन वहाँ पर बाइक लिफ्ट वाले जो है वो आपकी बाइक उठा के चले जाएंगे। पहले वो शहरी जो है शहर के 3 थानों में जाएगा, जो कि सदर में एक परेडी थाना लगता है, सदर का थाना लगता है, दूसरा अल्टी मैदान थाना लगता है, जहाँ पर ये बाइकें उठा के लेके जाते हैं। ये वहाँ आप रिक्शे में पहले बैठेंगे, उसके बाद आप 250 रुपये फीस जो रिक्शे वाले को देंगे, उसके बाद 300 रुपये चलान है, 300 रुपये में आप ट्रैफिक पुलिस को आप अपना चलान पे करेंगे, उसके बाद आपकी बाइक आपके हैंड ओवर की जाएगी। जब शहरी अपनी कंप्लेन, अगर आपने जैसे बात करी कंप्लेन दर्ज कराने कहा जाए तो बल्दी उस्मा कराची की जानिब से कंप्लेन नंबर भी मुतारिफ कराया गया था, जो कि वो कंप्लेन नंबर फाल नहीं है, गैर फाल हो चुका है मुकम्मल तौर पर नंबर, उसके ऊपर दरखास्त नहीं ली जाती। दूसरी जानिब डायरेक्टर एंटी एनरोचमेंट जो है वो भी कार्रवाइयाँ करते दिखाई दे रहे हैं, उनको भी आप दरखास्त दर्ज करा सकते हैं। लेकिन दरखास्त अगर शहरी दर्ज कराए तो उसके ऊपर कानून अमली तौर पर कानूनी इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं होती है। फिर भी शहरी जो है, हर शहरी जो है वो चाहता है कि अगर दरखास्त दर्ज कराएंगे तो एक लंबा प्रोसेस शहरी को जो है वो करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी बाइक जो है उसको मिलेगी और पार्किंग का सिलसिला खत्म होगा। लेकिन शहर में देख रहे हैं और लेकिन शहरी खुद तो ये कर सकते हैं, उनकी अवेयरनेस के लिए मैं ये पॉइंट रेज करना चाहूँगी कि शहरी खुद तो इन पार्किंग माफिया को इनका बॉयकॉट कर सकते हैं। इनको साफ साफ कहा जा सकता है कि भाई गवर्नमेंट की जानिब से तो ये अहकामात है तो हम नहीं पार्किंग फ़ी पे करेंगे। ऐसे में जो रिएक्शन है वो हम देखते हैं कि बड़ा सख्त किस्म का आता है या फिर उस तरह से लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं किया जाता। हाँ जी बिल्कुल, देखें पार्किंग माफिया का जो है ये गिरोह है, ये पूरा गिरोह मैं इसको बोलूंगा, ये जो पार्किंग माफिया का गिरोह है ये काम तो बेसिकली टाउन के अंडर में करते हैं, लेकिन अभी सदर के इलाके में और दीगर इलाकों में जो पार्किंग का वो सेटअप चल रहा है वो अजीज पठान नामी शख्स है जो कि इस पार्किंग को डील करता है। ये पार्किंग का मसला कोई आज का या कल का नहीं है, बरसों का मसला चलता हुआ आ रहा है पार्किंग माफिया का, लेकिन मेयर कराची ने दावा करा कि इस बार वो इसके ऊपर काम करेंगे। अब आपको ये बताता चलूं कि पार्किंग जो फीस लेने के लिए वहाँ पर लड़के खड़े हुए हैं, उनका ताल्लुक किसी गिरोह से है ताल्लुक, लेकिन वो सारे अगवानी लड़के हैं, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी करती है, अरेस्ट भी होते हैं, लेकिन अगले दिन वो वहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं। आप अपनी बाइक पार्क करें, अगर आप उनको गवर्नमेंट के अहकाम बताएंगे कि भाई देखिए मेरे पास नोटिफिकेशन मौजूद है, हुकूमत ने पार्किंग फीस मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी है, वो वहाँ पर लड़ाई करने के लिए जमा हो जाते हैं। उनको एक लड़का जमा नहीं होगा, वहाँ पे कोई ज्यादा तादाद में जो वहाँ पर लोग जमा हो जाएंगे, सारे अगवानी जो उस लड़के को मारने लगते हैं। हालिया वाकयात में भी सदर के इलाके में कई ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए हैं कि आपने पार्किंग फीस के लिए उनसे लड़ाई करी, अगर आपने अपनी कोई बात भी उनसे शेयर करी तो वो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। काशान, गवर्नमेंट को ये भी देखना होगा ना कि जब ऐसे अहकामात दिए जाते हैं मेयर कराची की जानिब से तो उसको इंश्योर करना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, और ऐसे लोग जो अभी भी उसकी वायलेशन खुलेआम कर रहे हैं और फिर शहरियों के साथ हम देखते हैं कि वो लड़ाई झगड़ों में भी आप जैसे बता रहे हैं कि मुलव्वस होते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो बड़े सख्त किस्म की और सख्त किस्म की इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ सजाएं भी मुतय्यन की जानी चाहिए, फ़ाइन लगने चाहिए, ताकि हम देखें कि ये मामला मुकम्मल तौर पर इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो सके।
बिल्कुल ऐसी है। देखें, कैंप से हुकाम कार्रवाई करते हैं जब कोई गैरकानूनी तजावुजात, तो वहाँ पर भी ऑपरेशन होता है, तो वहाँ पर भी इन्हीं की तजावुजात ज्यादा होती है। अगवानियों की मैं बात कर रहा हूँ इसमें। कैंप से हुकाम का दावा यह है कि कैंप से हुकाम कहती है कि हम इनको गिरफ्तार करके सिटी वार्डन हिरासत में लेके पुलिस के हवाले करता है, पुलिस इनको पैसे लेके छोड़ देती है। ये सिलसिला तो बरसों चलता हुआ आ रहा है। पार्किंग के लोग अरेस्ट किए जाते हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज, कुछ ऐसे मुल्जिमान है जो कि अदालत से बरी होकर दोबारा अपना काम शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे पार्किंग माफियाज हैं, इनको थाने में गिरफ्तार किया जाता है, वो अगले दिन फिर आके अपनी जगह पे खड़े हुए होते हैं और पुलिस उनसे पैसे लेके उनको छोड़ देती है। कैंप से हुकाम का भी ये दावा है और शेरी भी ये कहते हैं कि इनके खिलाफ अगर हम थाने में भी कंप्लेन करते हैं, पुलिस इनको वक्ती एक्शन माशाल्लाह से शहर की जो पुलिसिंग सिस्टम है उस पर भी बहुत सारे सवालात उठते हैं कि भाई किस तरह की, अगर ऐसे लोग जो हैं कानून की वायलेशन करते हैं, जब वो आते हैं कानून के जो मुहाफ़िज़ हैं, जब वही उनके साथ कोऑपरेट करना शुरू कर देंगे तो कैसे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है या गवर्नमेंट ऑफ सिंध है वो कोई भी अहकामात जो है उन पर अमल करवा सकेगी। थैंक यू सो मच। मोहम्मद काशान हमारे साथ इस मामले पर मौजूद थे। फिर भी शहरियों को चाहिए कि वो अपने राइट के लिए जो इस तरह की वायलेशन करें उनको बिल्कुल भी जो फ़ी है, पार्किंग फ़ी है, वो बिल्कुल अदा ना की जाए। वहाँ पर आप बिल्कुल रजिस्ट कर सकते हैं और कंप्लेन करें। आप अपना राइट जो है उसको देखें और अपना जो किरदार है वो अपना निभाएं। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन हम कुछ बात करेंगे। आज सुबह रशिया के मशरकी साहिल पर 8.8 शिद्दत के ज़लज़ले के हवाले से, जिसने ज़मीन को हिला कर रख दिया और लम्हों में सुनामी की वार्निंग दुनिया में गूंजने लगी। टोक्यो से लेकर हवाई, कैलिफोर्निया से न्यूजीलैंड तक लाखों अफराद हाई अलर्ट पर चले गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक ट्वीट में आवाम को अलर्ट रहने की हिदायत की, जबकि जापान की अगर हम बात करें 19 लाख अफराद को फौरी वहाँ से इवैक्यूएट करने का हुक्म दिया गया। रूस के क्रेल, जज़ायर और हवाई के जो साहिल हैं वो सुनामी लहरों से मुतासिर नजर आए। आखिरी बार अगर हम बात करें तो तबाहकुन जो सुनामी था वो 2011 में जापान में आया था, जिसमें तकरीबन 20,000 अफराद जाँ बहक हुए और मईशत को $235 बिलियन का नुकसान पहुँचा था। माहिरीन मौजूदा सुनामी वार्निंग को क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असरात से जोड़ रहे हैं, जिससे कुदरती आफात की तादाद और शिद्दत बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में हालिया बारिशें, सैलाब इस आलमी बहरान का ही हिस्सा हैं। सुनामी से बचाव के लिए साहिली इलाकों से फौरी इनखला, ऊंची जगहों का इंतखाब और हुकूमती हिदायत पर अमल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब ज़मीन लरसने लगती है और समंदर की लहरें खुश्की का रुख कर लें तो फिर सिर्फ एक सवाल परेशान करता है कि क्या ये कुदरत का इंतकाम है या फिर इंसान के अपने ही हाथों का किया धरा है। इससे आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।